थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इस आज के प्रोग्राम में आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्वायरमेंटल एक्शंस इन इंडिया का ये चौथा सीरीज है। हमने शुरुआत चिपको मूवमेंट से किया था। उसके बाद हमने पेवीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो काम किए गए हैं, बहुत वंडरफुल गांव है महाराष्ट्र में, उसके ऊपर दूसरा एपिसोड किया था। तीसरा एपिसोड जो है हमने वेस्ट बंगाल के एक पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक बेहतरीन व्यक्ति हैं जिनको ट्री मैन ऑफ पुरुलिया बोला जाता है, उनके ऊपर हमने तीसरा एपिसोड किया था। और आज हम चौथे एपिसोड में हैं जिसमें हम चौपानों के बारे में बात करेंगे। इस प्रोग्राम में हम चौपानों के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। हमारे दो गेस्ट हैं आज, उनके हवाले से हम जानेंगे चौपान क्या है और उनके इश्यूज क्या हैं। लेकिन ब्रीफली मैं ये बताना चाहता हूँ कि चौपान जो है एक कम्युनिटी है जम्मू एंड कश्मीर में, जो बकरियां चराने का या भेड़ चराने का काम करती हैं और अपनी भेड़ों को लेकर के हाई एल्टीट्यूड के अल्पाइंस में जाते हैं और कई महीने वहाँ गुजारते हैं, और गर्मियों के टाइम पर खास तौर से, और सर्दियों के टाइम पे वैलीज में वापस आ जाते हैं। उनके बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रगल्स हैं। उस स्ट्रगल के बारे में आज हमारी दो स्पीकर हमारे साथ हैं, डॉक्टर रजा मुजफ्फर भट्ट और डॉक्टर रऊफ मलिक जी। आप दोनों कश्मीर से हैं और चौपानों के मुद्दों पर आप कई सालों से संघर्षरत हैं। डॉक्टर मुजफ्फर भट्ट एक फॉरेस्ट राइट एक्टिविस्ट हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा वो बहुत इंटरनेशनली इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं जो इंटरनेशनली अलग अलग जगह लिखते रहते हैं, नेशनली लिखते रहते हैं। और उनके जो लिखने के मुद्दे हैं, जो प्रेस में जो लिखते हैं, वो खास तौर से इन्हीं लोगों के हैं या इन जैसे और जो हमारे समाज के वंचित लोग हैं उनके बारे में वो लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं और एडवोकेसी करते रहते हैं। पिछले कुछ समय से उन्होंने चौपानों के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत कुछ लिखा है, एडवोकेसी की है, सरकारी ऑफिसेज में नेताओं से मिल करके, हमारे मिनिस्टरों से मिल करके उनके इश्यूज को परस्यू किया है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनके क्या इश्यूज हैं। दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर रऊफ मलिक जी हैं। कोशिश नाम की एक संस्था है जिसके वो डायरेक्टर हैं, और आप भी जो हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के हवाले से चौपानों के अलग अलग मुद्दों पर काम करते आ रहे हैं। इन लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में नहीं पता, उसको उनको मैं थोड़ा ब्रीफली बताऊं कि भारत सरकार ने 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट नाम का एक कानून लागू किया, और उस कानून में उन्होंने वनों पर निर्भर जो भी समुदाय है उनकी आजीविका, उनकी आजीविका जंगलों पर निर्भर है, उनको जंगल के अधिकार देने की शुरुआत की थी। बहुत जगह जो है, बहुत सारे लोगों के जंगलों के अधिकार मिले हैं, लेकिन बहुत जगह जो है अभी भी लोगों को उनके जंगलों के अधिकार नहीं मिले हैं। जैसे ये चौपान है जो जंगलों में ही रहते हैं, उनका अधिकार है कि वो आपने पहले से जो है वहाँ पे जैसे घर बना के रहते थे, छोटे छोटे झोपड़ियाँ बना के रहते थे, जैसे अभी ये फोटो में आप देख रहे हैं, छोटा सा घर है, जंगल के बीच में है। तो ये उनके पुश्तैनी तौर तरीके हैं, उनका कल्चर है ये रहने का। तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसको मान्यता देता है। कई जगह ये मान्यता मिल चुकी है, लेकिन कई जगह नहीं मिली है। चौपानों को ये अभी मिली नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में बहुत देर में लागू हुआ। और हमारे जो आज के दोनों मेहमान हैं वो इन्हीं इश्यूज पे उस पर काम कर रहे हैं, इन्हीं के इश्यूज पे काम कर रहे हैं, उनको अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, उनके दावे प्रस्तुत करवा रहे हैं अलग अलग जगह। तो आज उनके बारे में सुनेंगे। शुरुआत करते हैं हम डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट से, जो एक के साथ वीडियो के अलावा और नहीं, उससे पहले मुजफ्फर भट्ट जी अगर आप इसको स्टॉप कर दे तो एक छोटा सा वीडियो हमारे साथी ने आदिल ने बनाया है चौपानों के ऊपर। अगर आप इजाजत दे तो हम उसे शुरू करेंगे। 3 मिनट का वीडियो है, बहुत ठीक है। संक्षेप में उन्होंने के बारे में जो चौपान है उनके कल्चरल इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश की है। आप जरूर उस पे उसके बाद कमेंट करिएगा अगर आपको लगता है। गर फिरदौस बर्वे ज़मी अस्त,
हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। किसी जमाने में बादशाह जहांगीर ने कश्मीर की खूबसूरती को बयां करते हुए फारसी में अशार कहे थे। दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। जिसकी फिजा में केसर भी घुली है तो मोहब्बत थी। जिसके जिस्मों पर बर्फ की चादर लपेटे पहाड़ तने हुए हैं, जहां वादियों में चश्मे सरगम गाते फिरते हैं, तो चिनार के पत्ते जमीन को अपनी आंचल में समेट लेते हैं, जिसे हम और आप जम्मू कश्मीर कहते हैं। मैं ख्वाबे इश्क के ताबीर में हूँ, अभी मैं वादिये कश्मीर में हूँ। लेकिन आज ये कहना पड़ रहा है कि गंगा लहू लहू है तो जाहिर सी बात है दिल में कहीं हिमालय के घाव जरूर है। आज ये वादियाँ उदास और हताश हैं। वो अपने अंदर कई दर्द समेटे हुए अपनी उदास और हताश कहानी को चीख चीख कर सुना रही हैं, मगर कोई नहीं सुन रहा। अपने कई दर्दों में एक दर्द है वहाँ के भेड़ पालन करने वाली एक जनजाति चोपन समाज का। दरअसल जम्मू कश्मीर के खेतियर समाज के लिए भेड़ पालन काफ़ी अहम है। किसान अपनी भेड़ों को हर साल थोड़े समय के लिए ही अपने घर पे रखते हैं। बाकी के समय में जानवरों को ऊंचाई वाले घास के मैदान में भेज देते हैं। किसान ये काम खुद नहीं कर सकते, चूंकि इससे उनके खेती के दूसरे कामों पर असर ना पड़े, सो इसके लिए वे पेशेवर चारवाहों की मदद लेते हैं, जो ये काम एक तय कीमत पर करते हैं। इस काम को अंजाम देने का काम एक खास जनजाति ही करती है, जिसे चौपन कहते हैं, जो कि पारंपरिक तौर से ही भेड़ पालन के काम से जुड़े हुए हैं। किसान अपने जानवरों को पहाड़ों में चारगाहों पर ले जाने के लिए उन्हें सौंप देते हैं, जहां ये लोग हर साल लगभग 7 से 8 महीने बिताते हैं। जानवरों के लौटने पर जो पैसे मिलते हैं उसी से उनका गुजर बसर होता है। ये घुमंतू जनजाति जम्मू कश्मीर के खेतियर समाज और भेड़ पालन अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। इनकी आबादी महज 3 लाख होने के बावजूद भी ये घाटी के लगभग सभी गांवों में मिल जाते हैं। ये ऊंचे जगह पर रहने में सक्षम है। वहां वे अलग अलग चारगाहों पर घूमते हैं और वहीं पथरीली या लकड़ी या मिट्टी की झोपड़ी बनाकर रहते हैं। आमतौर पर कोठा या डोक कहा जाता है। बावजूद इसके इस जनजाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। ज्यादातर लोग तो अनपढ़ हैं, ना इनके पास कोई जमीन, ना ही कोई सरकारी सहयोग। ये विडंबना ही है कि इतनी दयनीय स्थिति होने के बावजूद भी इस जनजाति को किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिल पाया। मिला तो बस सरकारी वायदा। इस मौके पर पुलवामा के कवि निदा नवाज की कुछ पंक्तियां याद आती है। मैं असमर्थ हूँ फजा की लहरियों पर हिचकोले खाती, असंख्य आहों को समेटकर एक सशक्त चीख का रूप देने में। मैं अपने दुखों का विशाल जलूस निकालकर महल के मुख्य द्वार के निकट पहुंच जाता। नारे में ढलती इस चीख से उसके सभी ताले टूट जाते। बहुत बहुत धन्यवाद आदिल। ये आदिल ने बनाने की कोशिश की है। ब्रीफली बता रहे हैं उनकी दास्तां को, चौपानों की दास्तां को। के बारे में हम और सुनेंगे डॉक्टर रजब मुजफ्फर जी से। तो रजब मुजफ्फर जी, आपका समय। जीत भाई, थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि पहले डॉक्टर रऊफ साहब थोड़ा सा ये कर ले। जरूर जरूर जरूर। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया कि आपने मौका दिया। ये जो आपने चौपानों की बात की, मेरे ख्याल से वीडियो बहुत अच्छी थी और इससे थोड़ा सा अंदाजा हो ही गया। तो मैं ये बता दूं कि चौपान जो है हमारे, इनको कश्मीरी में ही असल में चौपान कहते हैं। ये इनकी कास्ट भी है एक तरह से। ये जो कबीला है, जो ये ट्राइब है या जो ये जाति है, इनको चौपान ही कहा जाता है और कागजों में भी इनका नाम चौपान के साथ दर्ज होता है। और ये तकरीबन इनकी जो आबादी है वो पूरे जम्मू कश्मीर में 3 लाख है। ज्यादातर लोग गाँव में रहते हैं और उन गाँव में रहते हैं जो पहाड़ों के दामन में या बिल्कुल पहाड़ों में बसे हुए हैं। स्कैटर्ड विलेजेस जो हैमलेट्स टाइप होते हैं उनमें रहते हैं। और
काम के लिहाज से इनका काम यही होता है, जो ये गर्मी के 6 महीने होते हैं, इनमें ये किसानों के बिलखुसूस यानी खास तौर पे किसानों के और जनरली लोगों के मवेशी जो होते हैं उनको भेड़ खासकर चराने के लिए ले जाते हैं ऊपर जंगलों में, जहाँ पे मिडोज हैं, जहाँ पे गर्मियों में अच्छा वातावरण भी होता है और घास भी अच्छी होती है, और ये इनका काम है। ये मेरे ख्याल से वीडियो में भी अच्छे से आया था। अच्छा, इनकी समस्या जो है सबसे बड़ी ये है कि ये कोई शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट जो भी कम्युनिटीज हैं हमारे, जो कानून की रूह से जिनको कोई मदद मिलती है, उसमें नहीं आते हैं। दूसरा उनका प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये खास तौर से मुस्लिम समाज से आते हैं, इसलिए क्लास वेरिफिकेशन में ये कहीं नहीं है कि जैसे हमारे में भी यहाँ जो कानून है, रिजर्वेशन एक्ट जो है, उसमें कई तबके हैं मुसलमानों में। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, जो कब्र खोदने वाले लोग हैं या मुर्दों को दफनाने वाले लोग हैं, वो एक खास तबके में आते हैं और उनको हल्की फुल्की रिजर्वेशन मिल जाती है। ऐसे कई तरह के हैं, ये मैंने एक उदाहरण के लिए बात कही है। तो ये जो चौपान है, ये उस तरह की किसी दर्जेबंदी में नहीं आते हैं, किसी रिजर्वेशन क्लास या कैटेगरी में नहीं आते हैं। तीसरी इनकी जो बड़ी, मुझे जो मैंने काम इनके साथ किया है पिछले 4, 5, 6 सालों में, वो मुझे लगा है कि इनके बच्चे एजुकेशन के हवाले से बहुत ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जिनको या तो आईसीडीएस सेंटर्स में होना चाहिए था या नहीं तो स्कूलों में होना चाहिए था, उनको अपने माँ बाप के साथ इन मवेशियों के लिए जाना पड़ता है जंगलों में, जहां स्कूलों की और हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं होती हैं। तो ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और नेवर बीन टू द स्कूल में आ जाते हैं। फिर जब ये वापस आ जाते हैं, जिस जिस वक्त में, जिस टाइम में, जिस समय में ये वापस आ जाते हैं, जैसे लेट सितंबर या फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर में जब इनकी वापसी होती है, तब हमारे यहाँ मौसम के हिसाब से स्कूल्स बंद हो जाते हैं। तो इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और प्रॉब्लम जो टेक्निकली हमने देखा है कि आजकल चूंकि तलाश और इस जैसी दूसरी जो स्कीमें चलती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स इनके घरों में जाते हैं, इनके बच्चों को एडमिशन कराते हैं, फिर ये कभी स्कूल नहीं जाते हैं। तो इनको दो तरह का मसला होता है कि एक तो ये कि ये दिखाए जाते हैं कि ये स्कूल में है, दूसरा एक कि स्कूल में ये पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ मोबाइल स्कूल्स गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में एक प्रोग्राम के तहत, जो सर्व शिक्षा अभियान के साथ था, अब समग्रा बन गया है, उसमें कुछ मोबाइल स्कूल्स का प्रावधान किया था गवर्नमेंट ने। उन स्कूल्स में क्या होता था कि टीचर को जाना पड़ता था लोअर रीचेस से अपर रीचेस में। लेकिन हमारा अपना जाती तजुर्बा है कि ऐसे टीचर्स जो लगाए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, एक तो वो सीजनल हैं, 4 महीने के लिए लगाए जाते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है काम में, दूसरा उनकी तनख्वाहें कम है, तीसरा वो बहुत कम देखे गए हैं जाते हुए। तो हम जो कोशिश के लिए, हम लोग कोशिश की तरफ से काम करते थे, जिसमें आरजीएफ का भी हमें सपोर्ट मिला पिछले साल, उसमें हमने कोशिश की है कि 1-2 सेंटर हम चलाने के लिए सक्षम हो गए थे, वो हम चला रहे हैं आज की डेट में। तो वहां हमें पता चला है कि जितने भी मीडोज हैं, वहां पे कोई टीचर, ये मैं जनरलाइज्ड बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा ना ले इसको कि इसका आधार क्या है, हमारे पास आधार मौजूद है कि 90% ऑफ साइट स्कूल्स आर ऑलमोस्ट क्लोज्ड, वहां पे कोई नहीं होता है। ये जो टीचर होते हैं, क्योंकि उनको नीचे से जाना होता है और बहुत ज्यादा पैदल चलना होता है, तो ये नहीं जाते हैं और मैनेज करते हैं अपनी सर्विसेज कैसे, और क्योंकि उनको कोई सुपरविजन के लिए नहीं जाता है, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू रहता है। चौथा, इनका अक्सर देखा गया है कि जो उनके बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि जो औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं इस दौरान या ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें अक्सर जो है ना वो बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। और अगर बिलफर्ज महल कभी ऐसा हुआ कि डिलीवरी वहां हुई, तो हर कोई समझ सकता है कि वहां किस तरह की प्रॉब्लम्स इनको आती होंगी। तो ये मैं जनरली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा था। किसानों के जानवर जो हैं जब ये ले जाते हैं, तो उसके बदले में इनको क्या मिलता है, उसका भी कोई तयशुदा पैमाना नहीं है। मतलब कोई रेट फिक्सेशन, कोई इस तरह का गवर्नमेंट की जानिब से कुछ नहीं है कि अगर आप 1 भेड़ लेते हैं तो उसको कितना लेना है, या 4 लेते हैं तो उसको कितना लेना, कोई कितना टाइम फ्रेम उसका है, वो भी कोई फिक्स्ड नहीं है। ये लोग खुद अपना जो है ना रेट फिक्सेशन करते हैं किसान के साथ, और जो किसान इनको देगा, दिया नहीं दिया, वो हो जाता है। फिर अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि इस साल होगी कि
जो जून के महीने में बर्फ हो गई ऊपर, तो अगर इनके जानवर मर जाते हैं तो कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं हो जाती है, तो खुद कर नहीं पाएंगे और किसान भी नहीं करते हैं, तो वो भी कोई प्रावधान इनके पास नहीं होता है कि अगर जानवर मरता है तो बाद में जो डिस्प्यूट्स होते हैं गांव की लेवल पे, इनको बड़ा प्रूफ देना पड़ता है कि वो जानवर जो है ना वाकई में नेचुरल कैलेमिटी की वजह से मर गया था और हमने उसको जानबूझ के नहीं बेचा था। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम जहन में रखेंगे जब हम डॉक्टर राजा मुजफ्फर को सुनेंगे। मैं बाद में फिर आऊंगा और फिर बात करूंगा। ओवर टू यू डॉक्टर राजा मुजफ्फर। थैंक यू रऊफ साहब। जहां तक ये तो जहां तक चौपानों की इन्होंने बात करी, 3 से 3.5 लाख की पॉपुलेशन यहाँ पे है। देखिए, वो हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हियर। आपने अगर सुना होगा यहाँ पे और एक कम्युनिटी है बकरवाल। बकरवाल तो बेसिकली गुजर में ही एक तबका है, जिप्सीज जिनको बोल सकते हैं हम, जो घूमते हैं, खाना बदोश जिनको बोल सकते हैं, वो गुजरू में ही एक तबका है बकरवाल। बकरवाल मीन्स बकरी चराने वाला। आमतौर पे जो अगर पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी की बात आती है कश्मीर के हवाले से, तो हमेशा जो है आपकी नजर में एक पिक्चर आ जाती है कश्मीरी गुजर की, बकरवाल की। वो टोपी पहन, वो पगड़ी पहन के, जैसे वो अफगानी लोग होते हैं, दाढ़ी मूछ ऐसे घूमते हैं। वो पहाड़ों में ये वगैरह बकरी पालते हैं, भेड़ भी पालते हैं, भैंस भी होती है उनके साथ। तो ये गुजरू में ही एक तबका है, उनकी कास्ट होती है बड़ाना, खटाना, मिर्चा, ऐसी जो गुजरू में होती है कास्ट, तो चीची ऐसे ही। बट बहुत कम लोगों को ये पता है कि कश्मीरी लोग, जो कश्मीरी बोलने वाले एथनिक कश्मीरी लोग, उनमें भी एक पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है। मुझे लगा कि जब से मैंने इस पे लिखना शुरू किया तभी इसके बारे में पता चला। जो मैंने आर्टिकल वायर में लिखे, जो मैंने आर्टिकल आईडीआर में लिखे, इंडियन डेवलपमेंट रिव्यू में, जो मैंने आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखे, जो मैंने आर्टिकल और भी पब्लिकेशंस में लिखे, मुझे लगता है उसके बाद ही पता चला कि चौपान भी कुछ लोग हैं, कोई लोग हैं। For last 22 years they have been struggling to get the status of scheduled tribe. They are tribal in real sense. Tribal है ये, घर छोड़ देते हैं 6 महीने से लेके 8 महीने तक। They start their journey in March. They wander around the local areas of the village. Then aista aista they start going to upper reaches, and finally they reach to a place, to a height around 3,500 meters. For even 4,000 मीटर की बुलंदी पे भी इनके मीडोज होते हैं, जहां पे इनको अच्छी घास मिलती है, जब से रऊफ साहब ने कहा। तो एवरेज जो मैंने देखा, जो हमने सर्वे किया और हमने खुद विश्लेषण भी किया जाके ऑन द ग्राउंड, एवरेज चौपान के पास 200 से 300 भेड़ होते हैं एवरेज। कुछ लोग 500 भी होते हैं, 600 भी होते हैं, बट वो कम है। एवरेज जो हमने देखा 200 से 300। बीच में तो एक टाइम ऐसा आया था कि जब भेड़ों की बहुत पॉपुलेशन कम हो गई थी। दिस वाज अराउंड मिड 90s, 1995, 1996 से लेके 2005 या 6 या 7 तक, 90s से लेके 2000 का आप समझ लीजिए 10-12 साल का, बहुत कम हो गई थी पॉपुलेशन। लोग इसकी तरफ नहीं आ रहे थे। फिर लोगों को जॉब्स मिले थे, किसानों को बाकी काम करने लगे, भेड़ पालन पे थोड़ा उतना नहीं हुआ। बट आफ्टर 2005-2006 और किसान उसकी तरफ आ गए, शीप फार्मिंग की तरफ। पढ़े लिखे लड़के लड़कियां, उन्होंने शीप फार्म डालना शुरू किया, उसपे स्कीम्स आ गई सरकार की, उसपे सब्सिडीज आ गई। सो पीपल स्टार्टेड establishing their sheep farms, and during summer months वो sheep farmers ने जो प्रोफेशनल तरीके से sheep farmers बने, चाहे इनको सब्सिडीज मिली, लोन्स मिले, जो पढ़े लिखे लोग इसमें आ गए, क्योंकि there is lot of scope for sheep farming in Kashmir, especially जम्मू कश्मीर भी बोल सकते हैं, because we consume lot of mutton here, especially lamb.
यहाँ बकरी का गोश्त नहीं खाते, जनरली यहाँ पे लैम ही खाते हैं, शीप जिसको भेड़ बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो है इतना ज्यादा भेड़ हमको राजस्थान से लाना पड़ता है। हमारे पास उतना भेड़ है ही नहीं जितना कंज्यूम होता है। आप समझ लीजिए आफ्टर एवरी हाफ किलोमीटर यू विल फाइंड ए मटन शॉप। भेड़ वाला, बकरी वाला नहीं खाएगा, यहाँ पे भेड़ खाएगा, सिर्फ शीप। So after every half kilometer के after every 200 meters, 300 meters, 500 meters, 400 meters. So इतना भेड़ कहां से आया? फिर क्या हुआ, राजस्थान से भेड़ आना शुरू हुआ। इतना ज्यादा राजस्थान से सप्लाई होते हैं, ट्रक्स के ट्रक आते हैं वहां से, जिसको दिल्ली वाला बोलते हैं यहाँ पे। और उसकी वजह से ही जो है शीप फार्मिंग पे बहुत ज्यादा जोर आ गया, और जितने भी सरकारी स्कीमें आ गई उसमें सब्सिडीज आ गई, बाकी प्रोग्राम, और शीप फार्मिंग थोड़ा बढ़ गया। और इन चौपानों का काम बढ़ने लगा। मुझे याद है अराउंड 2006-7 में मैं जब हम ट्रैकिंग पे जाते थे, वी यूज्ड टू गो टू दिस हाईलैंड पास्चर्स, मीडोज। मुझे अपना पुराना एक वहां शेफर्ड मिला, उसका बेटा मिला, क्योंकि हम खुद शीप फार्मिंग करते थे पहले बहुत घर में पर्सनली, पहले से, मेरे दादा के टाइम से, परदादा के टाइम से। मेरे दादा ने कहा कि जब उनकी शादी थी उनके घर में ही सब भेड़ उन्होंने किए थे स्लॉटर। आप समझ लीजिए कब है ये, 48 की 49 की बात है। तो हम भी करते थे और वो चलता था सिलसिला। तो मुझे उस पुराने शेफर्ड का बेटा मिला वहां पे 2006 में 7 में। उसने मुझे बोला हम तो खत्म हो गए, अब शीप तो खत्म हो गए, अब तो शीप है ही नहीं। और जब 2015-16 में मैं गया उसी जगह पे, उसी शेफर्ड के उसी चौपान के पास, रशीद उसका नाम है, रशीद चौपान के पास 2006 में खाली 100 भेड़ थे। और तब मैं 2017 में गया, 17-18 में गया, 16 में भी गया, उसके पास 450-500 भेड़ थे। मैंने बोला यार रशीद ये कहां से आ गए? उसने बोला अब ज्यादा से ज्यादा लोग शीप फार्मिंग कर रहे हैं, इवन जो फार्मर नहीं है, रूप साहब ने कहा अभी, जो फार्मर नहीं है, जिनको हम कश्मीर नानगार बोलते थे, वो भी अब शीप फार्मिंग कर रहे हैं। और आपके जहां बस्ती, जहां पे आप रहते हैं, मैं आपके आजू बाजू में जो जिनके पास लैंड भी नहीं है, वो भी आप करेंगे, उसमें फायदा है, क्योंकि लैंड इसमें जरूरत नहीं है। फार्मर वो ला रहा है शीप, चौपान को दे रहा है, खाली विंटर में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है उसको 2-4 महीने के लिए, बाकी टाइम पे वो चौपान को दे रहा है। सो चौपान की जिंदगी जो है बहुत ही टफ लाइफ। मार्च में स्टार्ट करता है, अप्रैल मई में फिर ऊपर जाता है, जून जुलाई में फाइनली इसको जो क्लाइमैक्स होता है, टॉप जो होता है, वहां तक पहुंच जाते हैं ये लोग। उस पास्चर में, उस मीडो में पहुंच जाते हैं जहां पे बहुत जबरदस्त घास मिलती है इनको। और इनकी लाइफ ऐसी गुजर जाती है, दे कम बैक बाय सितंबर अक्टूबर, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी, फिर नवंबर दिसंबर तक आसपास में ही, फिर जनवरी में, फिर दिसंबर मिड में ये वापस देते हैं किसानों को, वो अपने शर्ट्स में रखते हैं। दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने स्ट्रगल करता है वो किसान, या कोई भी होगा, अंदर ही खिलाता है इसको ड्राई वाला घास वास। तो ये चौपान का मसला, जैसे रोब साहब ने कहा, in spite of fact that they are tribals in real sense, they have not been included under the scheduled tribe category. 2000 में जम्मू कश्मीर असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया कि दे शुड बी ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। वो रेजोल्यूशन गया मिनिस्ट्री में, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस थी, उन दोनों शायद ट्राइबल अफेयर्स बाद में बनी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमने आरटीआई भी फाइल किया। फिर हमको पता चला कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ही उस पर बैठ गई थी बाद में, क्योंकि उसमें भी पॉलिटिक्स हुई, बहुत सारे यहाँ पे नहीं चाहते थे कि इनको मिलना चाहिए। अब तो यहाँ पे पहाड़ी को भी चल रहा, पहाड़ियों को भी दे दो, पहाड़ी तो एक वास्ट कम्युनिटी है, बट बेचारे ये 3.5 लाख लोग, वो भी स्कैटर्ड, एक एक गांव में 4-4 घर हैं, ये 5-5 घर हैं, ये एवरेज 2-3 घर आफ्टर एवरी 10, मतलब 10 विलेजेस में आपको 2-4 घर मिलेंगे। चौपानों माइनॉरिटी में है, ये कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, एक ही जगह है, किसी 2-3 असेंबली सेगमेंट्स में तो अच्छा वोट बैंक है, तो चलो कहीं से 4 एमएलए को सपोर्ट आ गया। हाँ जी, अब ये सिंगल क्लिक कीजिए स्क्रीन शेयर पे, सिंगल स्क्रीन, सिर्फ सिंगल, जहां पर वो विंडो खुल जाएगा। आ गया।
उसके बॉटम लेफ्ट में देखिए, जब वो विंडो खुल जाएगा तो उसके बॉटम लेफ्ट में देखिएगा। नहीं तो एक काम कीजिए, ये वीडियो मैं प्ले कर देता हूँ सर, मैंने निकाला हुआ है, तो आप फिर आप बाद में शेयर कर लीजिएगा। ये वीडियो मैं प्ले कर दूं? आ गया अभी? चलाइए जरा। आ गया? हाँ जी, हाँ, आ गया। ये थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं, ये वो जगह है जबरदस्त सिडारी चौपान लोग हैं साहब। ये विंटर का टाइम था, इविक्शन नोटिस डाली कि आप ये गांव खाली कर दो, फॉरेस्ट की जमीन, आप निकल जाओ। ये उस वक्त आ गए थे, जंगल से वापस आ गए थे मीडोज से। तो ये मेरे साथ बात कर रहा है, फिर मैं थोड़ा सा इसमें खुद भी उर्दू में भी हिंदी में भी बोल रहा हूँ। पहले कश्मीरी में यही बोल रहा है कि हमको नोटिस डाली गई, हम कहाँ जाएं, हम किधर जाएं। ये 2-3 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए। नूर मोहम्मद चौपान हो तो मकान वो बोल रहे हैं कि नूर मोहम्मद चौपान मेरे फादर का नाम है, 4 जनरेशन से हम यहाँ रह रहे हैं। ये रोजान पत गवर्नमेंट त्रावान नोटिस ये क्या साबित क्या साबित थोड़ा मान अड़ जमात नोटिस ये बोल रहे हैं कि नोटिस डाली गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। आप यहाँ पे जबरदस्ती बैठे हो, आपने जंगल की जमीन पे कब्जा किया हो, ये जमीन साफ कीजिए, घर उठा दीजिए, बाग साफ कीजिए, से ये अपने एप्पल के ट्रीज काटिए, सब कुछ खत्म कर दीजिए यहाँ सरकार एक तरफ से बता रही है कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सरकार एक तरफ से कहती है कि 370 के कलदम होने के बाद यहाँ पे इन लोगों को राइट्स दिए हैं, इन जैसे गरीबों को राइट्स मिले हैं। ये बोल रही है सरकार, दावा कर रही है सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी साहब ये जो अपना दावा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड में कश्मीर में हो क्या रहा है, कितना जुल्म हो रहा है हमारे साथ, कितनी ज्यादती हो रही है हमारे साथ। और इन जैसे गरीब लोगों को जो चौपान का काम करते हैं, जो शफर्ड का काम करते हैं, जो भेड़ बकरियां पालते हैं, इन लोगों को बोल रहे हैं आज 100-150 साल के बाद कि आप ये गांव खाली कर दीजिए। ये कौन सा कानून है? तो फॉरेस्ट राइट क्या यही बोलता है? फॉरेस्ट राइट तो बोलता है इनको उससे बिल्कुल हिफाजत मिलती है, आप तो बिल्कुल इनको बेदखल करना चाहते हो। मैं इस वीडियो के जरिए यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सिन्हा साहब हैं उनसे गुजारिश करूंगा, उसके अलावा प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मोहित गिरा साहब से अपील करूंगा और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करूंगा कि ये जो फॉरेस्ट नोटिस निकालती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन नोटिस को बंद कर दीजिए और इनको चैन की सांस लेने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो उसके बाद हमने इस पे बहुत अपनी तरफ से एक्टिविज्म किया, कोशिश की, फिर आरजेएफ का भी सपोर्ट मिला और हमने स्टार्ट किया एक पहले तो कैंपेन स्टार्ट की कि पहले रुक जाएगी। विद इन 1 मंथ एविक्शन सब बंद। हमने बोला भाई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, भाई हमने फॉरेस्ट राइट अपने रोल आउट नहीं किया है, ग्राम सभा नहीं हुई है, फॉरेस्ट राइट कमिटीज नहीं बनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज नहीं बनी है, एसडीएलसी नहीं, सब डिविजन कमिटीज नहीं, आप क्या कर रहे हो? और सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी इविक्शन पे बैन लगा के रखी है। फाइनली गवर्नमेंट मजबूर हो गई एंड दे स्टार्टेड रोलिंग आउट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसके 2 महीने के बाद बहुत इस पे बवाल मच गया, ये पॉलिटिकल इशू बन गया, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज भी इन गांवों में आ गए। बाकी गांव में, एक गांव में तो 8000 पेड़ काटे गए, कनी दर्जन, बिल्कुल बड़गाम में ही था वो, इनफैक्ट हमारे जिला ही है वो, और उसी में ज्यादा इन्होंने ये किया। और फाइनली इसका अच्छा भी निकला इसका रिजल्ट्स, और फाइनली गवर्नमेंट स्टार्टेड रोलिंग आउट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। द इविक्शन वाज स्टॉप्ड और हमने वो उसमें बहुत कोशिश की। अगर हमने उस वक्त, मैं नहीं गया होता, मेरी टीम नहीं गई होता, या जो बाकी जगह पर नहीं गए होते, हम लोगों को पता ही नहीं था कौन सा लॉ आया है 370 के बाद। 31 अक्टूबर 2019 को सेंट्रल लॉ आ गए यहाँ पे बहुत सारे, उसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट भी आ गया। 1 साल तक वो रोल आउट नहीं हुआ। ये नवंबर एंड है शायद, ये दिसंबर, देखिए इसमें लिखा है 8 दिसंबर 2020 की बात है, 8 दिसंबर 2020 की बात है ये। एंड जनवरी एंड में फिर रोल आउट हो गया और फरवरी से फिर जो है ग्राम सभा हुई, बहुत उस वक्त बर्फबारी थी एंड फाइनली रोल आउट हो गया।
अब इसमें एक तो ये चौपान लोग जो रहते हैं गांव में, एक तो वो राइट्स इनके हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी इससे पहले भी दिखाया, इनकी जो हट्स होती है, अगर आप देख रहे होंगे, हट आ रही है, तो अगर आप इसमें देख सकते हैं हट इसमें है, तो एक मिनट कुछ अटैच करो, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करूंगा इसमें। पहले स्टॉप शेयर करना पड़ेगा सर आपको, पहले स्टॉप। अच्छा ठीक है, ये हट आ रही है, आ रही है? हाँ जी आ रही है बिल्कुल। ये यस हट सर, जो यस है, सर। ये हट होती है इनकी चौपानों की, जब ये मीडोज में जाते हैं। इट्स मेड ऑफ वुड, इट्स मेड ऑफ मड, इट्स मेड ऑफ रॉक्स, ठीक है। जब वहां बर्फ होती है इन मीडोज में, बिकॉज दे आर एट द हाइट ऑफ 3500 मीटर्स, 4000 मीटर भी आप अंदाजा कर सकते हैं। जब श्रीनगर में 1 फुट बर्फ होती है, 2 फुट बर्फ गिरती है, इस इलाके में कितना गिरती है? 10 फुट, 10 फुट, ये उसके नीचे आ जाता है, ये टूट जाता है विंटर में। समर में इनको ठीक करना पड़ता है, इनको टिम्बर जमा करना पड़ता है, इनको फॉरेस्ट वाले पकड़ लेते हैं, FIR डालते हैं। ये दूसरा मसला था इनका कि इनको राइट मिलना चाहिए कि ये इन हट्स को ठीक करे। ये इस हट के आजू बाजू में सब्जी उगाते हैं 4 महीने के लिए, साग वाग वगैरह वो चीजें, वो इनको नहीं देते हैं करना, बाकी चीजें। इनफैक्ट FRA से पहले तो राइट्स थे, होता था, अब उसके बाद ज्यादा टाइट हो गया बहुत जगहों पे, उस पे ये करना शुरू। चौपानों को भी आप जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट में एंटाइटलमेंट, एक तो उनको जो है जहां पे रहते हैं जंगल के नजदीक, जो जंगल के नजदीक, कुछ लोग जंगल में नहीं रहते, कुछ जंगल के बाहर भी रहते हैं, नीचे भी, कुछ जंगलों में रहते हैं, कुछ नॉन फॉरेस्ट एरियाज में भी रहते हैं। 50% जो जंगलात एरिया में रहते हैं चौपान, वहां पे विंटर्स में, समर्स में इन एरियाज में रहते हैं। एक तो इनको इन एरियाज में जब ये इनके मकान टूट जाते हैं, इनको इसको कंस्ट्रक्शन करना, कुछ रिकंस्ट्रक्शन, कुछ जगहों पे इनको आग लगाई गई, वो वीडियोस भी है, आप देख सकते हैं गूगल में, यूट्यूब पे पूरा मैंने लिखा है, मेरे पेज पे आप जा सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे भी और मेरे यूट्यूब पे भी, राजा मुजफ्फर भट्ट आप देख लीजिए, सब आ जाएगा। तो इनको पर इसलिए हमने इस पे बहुत एक्टिविज्म करना शुरू किया। I wrote a series of articles in Greater Kashmir, चौपानों पे ही 1, 2, 3, 4, 5 वॉल्यूम्स में वो आ गया ग्रेटर कश्मीर में। फिर कश्मीर ऑब्जर्वर में लिखा, द वायर में लिखा, डेली एक्सेलचर में लिखा, IDR में लिखा, इंडियन डेवलपमेंट रिव्यू बगा। तो मैंने कोशिश की, फिर हम गांव कनेक्शन है उसमें भी लिखा, फिर हमने इनसे फॉर्म भरवाए, इनकी हैंड होल्डिंग करी, कोशिश करी इनको जो है कम्युनिटी राइट्स मिले, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स मिले, उसमें भी हमने कोशिश करने की कोशिश की, बट हम हर जगह नहीं पहुंच सके, क्योंकि वो फिर प्रोजेक्ट उतना कंटिन्यू नहीं हो सका हमारा अपनी लेवल पे। फिर भी हमने कोशिश करी थी, बहुत कोशिश करी थी हमने, बट जहां जहां तक हमारे रिसोर्सेज थे, मीगर रिसोर्सेज से हमने कोशिश करी। और उसके बाद हमने और एक कोशिश करी कि इनको शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में लाना। उसके बाद हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स हुए भुवनेश्वर में, जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है वसुंधरा है, उन्होंने 2 बार बुलाया। फिर हमने यहाँ के जो जिला परिषद के चेयरमैन को ले लिया वहां पे 1-2 बार, उनको दिखाया, उनको सेंसिटाइज किया। पंचायत जो हमारे जो जिला परिषद के चेयरमैन है बड़गाम के, वो सेंसिटाइज हो गए। फिर स्टेट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को सेंसिटाइज किया। फिर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर से मिले, प्यार मोहब्बत से समझाया, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे थोड़ा होने लगा। और नीति आयोग तक हमने ये बात पहुंचाई, क्योंकि उस भुवनेश्वर की कॉन्फ्रेंस में भी रिसेंटली नीति आयोग के एडवाइजर भी आए थे। फिर सेक्रेटरी जो हैं ट्राइबल अफेयर्स के, वो भी जूम पे थे वहां से, दिल्ली से, और उन तक भी ये बात पहुंचाई। एंड दे हैव गिवन अस एश्योरेंस दैट चौपानों को शायद जो है शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में लाया जाएगा। ये एक पॉजिटिव स्टोरी है कि हमने PMO तक, ट्राइबल मिनिस्ट्री तक, नीति आयोग तक ये बात पहुंचाई है, और कार्रवाई हो रही है इसमें, और हम अपनी तरफ से कोशिश करें। और जहां तक फॉरेस्ट राइट के बारे में, अभी उसमें भी बहुत काम करने की जरूरत है, इनकी अवेयरनेस काम और इनकी एजुकेशन पे हम कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर सरोप साहब ने बताया आपको, उन्होंने कुछ
सेंटर्स को अडॉप्ट किया है, बट बहुत काम करने की जरूरत है। हमने और एनजीओ के साथ काम करने की कोशिश की थी, प्रपोजल भी भरे थे, अजीम प्रेमजी फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन वगैरह, उनको दिखाया भी ग्राउंड पे कैसे इनको हेल्थ की प्रॉब्लम, कैसे इनको एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है, हम उसमें इनके साथ कर सकते थे काम, बट अभी उसमें हम कामयाब नहीं हुए हैं। बट जितने भी हमारी तरफ से बिगर रिसोर्सेस हैं, मतलब उससे ज्यादा हम काम कर रहे हैं। जैसे मतलब जितना हमको टारगेट दिया गया था पिछले प्रोजेक्ट में भी आके, हमने उससे ज्यादा किया। अगर हमको 12 आर्टिकल मिले, 20 आर्टिकल लिखे, 18 आर्टिकल लिखे, ऐसे ही, क्योंकि एक पैशन है हमारे अंदर, और ये 3.5 लाख लोग हैं बेचारे, इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इलिटरेट लोग हैं, इनकी फीमेल लिटरेसी रेट 10% है, 10% इनकी फीमेल लिटरेसी रेट, अंदाजा कर सकते हैं। इनको मिनिस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पता नहीं, वहां पे कहाँ लाएंगे बेचारे, वहां से लाएंगे सैनिटरी नैपकिन जंगल में, पहाड़ पे 4000 मीटर पे, वो काम करने की जरूरत है। बेडरूम के लिए डॉक्टर है वहां पे, बेडरूम के डॉक्टर, एनिमल हस्बेंड्री के, शीप हस्बेंड्री के, इंसानी डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर भी नहीं है। इंसानों के लिए 10-10 किलोमीटर को जाना पड़ता है, अगर कोई बीमार हो जाता है घोड़े पे ले जाना पड़ता है वहां से। इनके पास एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है। सोलर सिस्टम हम लगा सकते हैं, सोलर लाइट्स, और पानी को खींच सकते हैं वहां से, बहुत काम है वहां पे करने का। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर मुजफ्फर रजा जी। और जो लोग आपको जानते हैं, आपके काम को जानते हैं, मेरे जैसे लोग वो जानते हैं आपके जुझारूपन को, कि आप कितने जुझारू, आपका क्या जुझारूपन है, जिसकी वजह से आपने कई सालों से इनके इश्यूज को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठाया है। हमने पिछले साल आपके साथ गहनता से काम किया था, और उस काम के जरिए हमको ये सब कुछ जानने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, चौपानों के इश्यूज को समझने का मौका मिला। और जिस शिद्दत के साथ डॉक्टर रऊफ और राजा ने मिल करके और उनकी टीम ने मिल करके इनके साथ काम किया है, वो काबिले तारीफ है। बहुत कुछ कोशिशें हुई हैं, बहुत कुछ सफलताएं में भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी मिला है, वो तो सब प्रोसेस का हिस्सा है। और लोगों के मैं क्वेश्चंस लूंगा, अगर एक दो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं चौपानों के ऊपर। मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर रऊफ और राजा, जो भी इसको लेना चाहे, कि ये जो कम्युनिटी है अपनी चौपान है, वो उनका जैसे आपने बताया कि 6 से 8 महीने जंगलों पे ही निर्भर है, और ये पुश्तैनी काम है उनका, यानी कि कई सदियों से ये करते आ रहे हैं, उनके पुश्तों से ये काम करते हुए आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब अगर उनका जंगलों पे ही निर्भर है, उनकी आजीविका ही पूरे जंगलों पे निर्भर है, तो उनके मन में जंगलों के प्रति एक लगाव तो निश्चित ही होगा, जो हर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी में होता है। तो उनका भी एक लगाव होगा, एक कल्चर होगा, उन जो अल्पाइंस हैं, हाई मीडोज हैं, उनके साथ एक कोई कल्चर होगा, जिसकी वजह जिस कल्चर की वजह से जो है वो वहाँ के पर्यावरण को बचाते हों, उसका पालन पोषण करते हैं या उसकी देख रेख करते हैं। तो ऐसे कोई एक दो एग्जाम्पल आप लोगों बता पाएंगे कि जिसकी वो इन तरीकों से जो है वो उस जंगल की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि उसका जो जैसा वन विभाग सोच रहा है कि वो उसके खतरे हैं, जब वनों के लिए खतरा है, बल्कि ठीक उसके उल्टे, क्या हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है जिससे हम बता सकें कि चौपान एक्चुअली वहां रह करके उस जंगल का एक्चुअली देखभाल कर रहे हैं? बिल्कुल जीत भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या ये चौपान लोग जो है, मैं आपको गारंटी से ये बात कहूंगा, क्योंकि खुद भी मैं बहुत सालों से, स्कूल के टाइम से हम ट्रैकिंग करते रहते हैं, जंगलों में जाते रहते हैं समर्स में, और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। और शुक्र है कि मैंने अपने बच्चों को भी ये एजुकेशन दी है, वो भी हमारे साथ आते रहते हैं, और दे लव दिस चौपान्स। तो चौपान जहां तक ताल्लुक है, यहाँ पे टिम्बर स्मगलिंग, जब यहाँ पे मिलिटेंसी जो पीक पे थी 90s में, बहुत लोग जो है उनको रोजगार नहीं मिल रहा, जो जंगलों के नजदीक रहते थे, दे यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व्ड इन टिम्बर स्मगलिंग। पेड़ काटते थे, शहरों में बेचते थे, चोरी चोरी रात को घोड़ों पे, इस पे। बट दिस इज द ओनली कम्युनिटी जो टिम्बर स्मगलिंग कभी नहीं करते थे, इनका अपना काम था। एक तो ये है। इनफैक्ट
इनको खमियाजा भुगतना पड़ा उसका, क्योंकि ये टिम्बर स्मगलिंग नहीं करते थे, और जो टिम्बर स्मगलर्स होते थे और कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो उनके साथ मिले होते थे, उनका उसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कभी कभी उनको इन्फॉर्म करते थे कि यहाँ पे टिम्बर स्मगलर्स हैं, और उसका खमियाजा इनको इसलिए भुगतना पड़ा कि एक यहाँ पे हमारा एक मीडो है, डिस्खल एरिया नाम है उसका, इन पीर पंजाल फॉरेस्ट डिवीजन, दूधगंगा फॉरेस्ट रेंज, वहां पे तकरीबन 2 डजन जो इनके कोठे, आपने देखा, इसको कोठा बोलते हैं, आप कोठा किसी और चीज को बोलते हैं, यहाँ पे कोठा इसको बोलते हैं, जो आपने हट देखी, इन हट्स को जलाया गया। ये 2012 की बात है, 10 की बात है। 2010 में एक पूरी बस्ती को आग लगा दी गई इनको, जब ये नीचे आ गए थे अक्टूबर में, सितंबर में नीचे आ गए, इनकी पूरी बस्ती जला दी गई, और आज तक उनको कंस्ट्रक्शन नहीं करने दिया, और ये दे लिव अंडर टर्पोलिन्स, जो तरपाल होते हैं, तरपालों के नीचे रहते, वो उड़ जाता है बेचारों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक तो फॉरेस्ट बचाने के लिए उस नाम पे, बिकॉज कंजर्वेशनिस्ट हैं ये, कभी पेड़ नहीं काटेंगे बेचारे। जड़ी बूटियों की इतनी इंफॉर्मेशन, बायोडाइवर्सिटी एक्ट की हम बात करते हैं, दे आर द सोर्स फॉर मतलब बहुत बड़े सोर्सेज हैं ये उसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। जो हम पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर की बात करते हैं, पीबीआर की बात करते हैं, ये तो इसके लिए बहुत बड़े सोर्स हैं उसके लिए, क्योंकि इनको सब पता है कौन सी जड़ी बूटी किस दवाई के, किस हमारे कौन से जो बीमारी के लिए जो इस्तेमाल हो सकता है, किस चीज के लिए, सब इनको पता है। कौन सी खाने पीने की चीज है, कौन दवाई है, कौन सब्जी है, जंगल में कौन सा कीड़ा क्या है, कौन सा जानवर क्या है, सब पता है इनको। तो दे आर द, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है ये फॉर जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को जो मेंटेन कर सकते हैं। और कितना इन्होंने काम किया है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, खमियाजा भुगतना पड़ा, इनके आग लगाए गए इनके पूरे बस्ती में, क्योंकि ये इन्फॉर्म करते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, यहाँ पे चोरी हो रही, यहाँ पे जंगल काटे जा रहे हैं। बट उसके बाद इनको मिला क्या, ना वो वहां पे रिकंस्ट्रक्ट हुआ, ना इनको सूखी लकड़ी, ये नए कहाँ पेड़ काटते हैं, ये बोलते हैं पुराने जो पेड़ गिरे हुए उसको हम इस्तेमाल करके अपना वो आशियाना बनाएंगे, वहां पे अपनी वो हट बनाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इनको वो हट बनाने भी देते नहीं है वहां पे। सो अनफॉर्चुनेट, बहुत जबरदस्त काम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजा जी। कोई है अपने ऑडियंस में जो कोई क्वेश्चन रेज करना चाहता हो, या कुछ कमेंट करना चाहता हो, या कुछ ऐड करना चाहता हो? प्लीज अपना हैंड रेज करें अगर आप अपने को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जी, मैं संजीव कुमार इनकलाबी हूँ और मैं बिहार के समस्तीपुर जिले से हूँ। हमारा एक सवाल है कि लोग अक्सर कहा करते थे कि धारा 370 अगर जम्मू कश्मीर से हट जाएगी तो वहाँ काफी कुछ कंफर्टेबल हो जाएगी, काफी कुछ सुधार आ जाएगी। उसके लिए अब तक धारा 370 हटने के बाद क्या वहाँ सुधार आया और क्या वहाँ की वर्तमान स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा बतलाने की कष्ट किया जाए। थैंक यू संजीव। ये डॉक्टर रोपसा बताएंगे। संजीव जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरे ख्याल से आपके प्रश्न, हाँ सर, यस सर। मैं पूछूंगा कि धारा 370 तो बिहार में नहीं थी, तो कैसा था वहाँ माहौल, कितना विकास हो गया था? तो ये जो कानून होते हैं, इनके बनने और बिगड़ने से फर्क तो पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये समझ लेना कि धारा 370 किसी चीज में बाधा थी, खासतौर से विकास में, तो एक जुमला है, आपकी लैंग्वेज में मैं कहूँगा एक जुमला है। और क्योंकि धारा 370 तो किसी चीज को रोकता नहीं था ना, वो तो किसी खास चीज को जो अच्छी होने वाली हो उसको तो नहीं रोकता था। तो उसके बाद क्या हुआ है वो आपके सामने है, हमारे सामने है। कुछ चीजें हैं जो अच्छी हुई हैं, बिल्कुल इनकार नहीं करना चाहिए। जैसे एफआरए हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण है कि एफआरए आ गया है, या राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया है, या दूसरे एक्ट्स आ गए हैं
जो शायद थोड़ा सा फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन धारा 370 का एक अपना एक पॉलिटिकल महत्व जो था वो अलग बात है। वो बिल्कुल इस संदर्भ में अगर हम उसको लाने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी हमारी। जीत भाई, जो आपका जो प्रश्न था ना कि कोई क्या खास उदाहरण है जिससे हमें ये अंदाजा हो सके कि जो चौपान है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन को लेकर कितनी है, तो एक तो राजा ने जो स्मगलर्स ने जो उनकी आग लगाई थी उनकी हट्स को, वो तो एक बड़ा उदाहरण है। दूसरा मेरा मतलब ये कब से जा रहे हैं वहां पे, जैसे जिन एरियाज में हम लोगों ने पिछले 2 साल में काम किया है, वहां की जो हैबिटेशंस है ना, जो ग्रेजिंग राइट्स जिनको हम कह सकते हैं जो इन चौपान्स के पास है, अनऑफिशियली है, ऑफिशियली तो नहीं है, तो ये वहां तकरीबन पिछले 150 साल से जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण जो मुझे अभी समझ में आ रहा है जब आप बात कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि जहां जहां ये रह रहे हैं और जहां इनके ये कोठे हैं, और मेहरबानी करके कोठे को आप हटमेंट समझ लीजिएगा, उनके कोठों के आसपास जो पेड़ है ना वो 150-150 साल से खड़े हुए हैं वहीं पे। ये हम देख के आते हैं और ये हर साल वहीं होते हैं। और अगर ऐसा होता कि ये पेड़ काटते होते तो जो इनके हटमेंट्स के आसपास जो पेड़ होते ना वो सारे खत्म हो गए होते, वहां पे कोई जंगल नहीं बचा होता। दूसरा उदाहरण ये है कि ये कम से कम जाते हैं, जब ये सामान अपना ले जाते हैं ना तो बहुत मुश्किल है वहां जाना, सामान पहुंचाना। अक्सर मुझे भी जब लोग या जब हम ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या साथ लिया जाए, तो वो अक्सर बोलते हैं कि प्याज साथ लाइएगा, वहां प्याज नहीं मिलेंगे हमें, या ऐसी कोई चीज लाइएगा जो हम यहाँ उगा नहीं सकते, जो हमें यहाँ नहीं मिलेगी। इनको वहां चीजें पहुंचाने में दिक्कत होती है क्योंकि एक ही बार जाते हैं और तकरीबन एक ही बार 6 महीने के बाद वापस आते हैं। तो ये इनका जो सफर होता है अपने घर से लेके वहां तक का, तो ये कोई 2-3 किलोमीटर का नहीं होता है कि आराम से सुबह जाएंगे, पेड़ काटेंगे, शाम को वापस लाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। इनकी जो माइग्रेशन होती है ना, जैसे एक बस्ती की मैं जो है ना बात करूंगा नाम लेके, दारवन बस्ती है, और दारवन बस्ती वाले जहां से आते हैं उस गांव को दारवन कहते हैं, और जहां उनके ग्रेजिंग राइट्स हैं या जहां वो अपने मवेशियों को रखते हैं और खुद रहते हैं उसको दारवन बस्ती कहते हैं। तो उनके बीच में तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का फासला है और उसमें कोई रोड वगैरह नहीं है। तो ये कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कोई बंदा इनमें से चौपान में से जाके वहां पेड़ काट के फिर नीचे आके उसको बेच डाले। दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो आई थिंक दिस इज हाउ वन कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट इनटू स्मगलिंग काइंड ऑफ थिंग। और दूसरा जो इनका व्यवहार जो जंगलात के साथ है, जो मवेशियों के साथ है, वो बहुत मिला जुला है। ये बिल्कुल वैसे ही रह रहे हैं जैसे जंगल, जैसे ये कोई नई चीज वहां क्रिएट नहीं करते। जैसे ये ईंटों और जो कहते हैं ना, ये शीट्स जो होते हैं हमारे पास, टीन के शीट्स होते हैं या फाइबर के शीट्स होते हैं, ये उसका उपयोग तो बिल्कुल नहीं करते हैं। ये मिट्टी और उसी लॉग का वो कोठा बनाते हैं, अगेन आई एम यूजिंग, और उसी में थोड़ा सा आजकल की डेट में टारपोलिन लगा दिया क्योंकि बीच में बारिश वहां काफी तेज होती है, काफी जोरदार बारिश होती है, बड़ी जम के बारिश होती है, तो इनके जो मिट्टी होती है उनके कोठों पे वो बारिश की वजह से गल जाती है, तो फिर अंदर आ जाता है पानी, उसमें ये नीचे आप टारपोलिन डालते हैं। पहले तो वो भी नहीं हुआ करता था। बस ये इस्तेमाल है, कोई नई चीज, कोई नई उसमें इजाद नहीं हुई है। और हाँ, थोड़ा सा सोलर लाइट्स का अगर किसी ने दे दी हो तो वो हो जाता है, बाकी कोई नई चीज वहां नहीं है। कोई बिजली का इंतजाम नहीं है, कोई वाटर जो ये जल शक्ति वगैरह वो नहीं है। वैसे ही वो सर पे पानी लाना, बहुत नीचे गढ़ों से ले आना, उनको फिर ऊपर औरतें जो है ना सर पे लेके ढोती फिरती हैं। बिल्कुल वही पुराना जो 150 साल पहले का वातावरण था, बिल्कुल वही है, कोई उसमें चेंज नहीं आई है। थैंक यू सर। मेरा नाम आदिल है और मैं ये पूछना चाह रहा था कि चौपान और जो दूसरी शेपर्ड कम्युनिटी है जैसे बकरवाल और गुर्जर, इनके बीच में जो मेन कल्चरली डिफरेंस है वो क्या है? मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपने इशारा किया भी कि हाँ लैंग्वेज का गुर्जर्स और लेकिन जो मेन कल्चरल डिफरेंस है जो डाइवर्स है इनकी, वो क्या हो सकती है? और जो लैंड की स्थिति है, ये कितना लैंड अक्वायर करते हैं अगर 7 से 8 महीने ये भेड़ चढ़ाने ले जाते हैं? इनके पास इनकी लैंड की स्थिति, और एक रिपोर्ट में शायद ये भी आ रही थी कि इनके 90% से ज्यादा ये अशिक्षित है अभी तक। तो उस पे आगे क्या काम हुआ है, अगर उस पे थोड़ा इशारा करें आपको। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका है कि चौपान्स और बकरवाल्स में डिफरेंस क्या है। बकरवाल ज्यादातर पूंछ राजौरी एरिया में रहते हैं, जो कि अक्रॉस द पीर पंजाल
जो कश्मीर और जम्मू को डिवाइड करता है, पीर पंजाल फॉरेस्ट रेंज, पीर पंजाल माउंटेन रेंज, जो कि हिमालय के एक छोटा बच्चा एक है। जैसे जब आप आते हैं श्रीनगर, आप बानीहाल पास को क्रॉस करते हैं, टनल जहाँ पे जवाहर टनल है, तो वही है पीर पंजाल फॉरेस्ट, पीर पंजाल माउंटेन रेंज। पीर पंजाल माउंटेन रेंज के उस पार जो है जम्मू है, और रामबन इस साइड में है, और इस साइड में राजौरी पूंछ है टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये राजौरी पूंछ के ज्यादातर बकरवाल होते हैं, और जो चौपान है, चौपान कश्मीर वैली के, एक तो ये है। दूसरा है कि वो गुजरी बोलते हैं, ये कश्मीरी में बोलते हैं, ये कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दे ओन द शीप, गोट्स, ज्यादातर बकरवाल, उसमें कुछ 10-15% होंगे जो उनके जो वो हायर करते हैं अपने मुलाजिम, बट मैक्सिमम जो है बकरवालों के पास अपने ही जो है बकरी वो वगैरह होती है, सब ह्यूज होता है उनके पास, बट चौपानों के पास वो नहीं होता है। बकरवाल लंबा भी ट्रैक करते हैं, दे ट्रैवल 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर आल्सो समटाइम्स। वो पुंछ से, राजौरी से निकलेंगे, पीर पंजाल के क्रॉस में आ जाएंगे, चलते रहेंगे, चलते वो लद्दाख तक भी जाते हैं, वो जंस्कार भी जाते हैं, वो कश्तवार जाते हैं, पाडर तक जाते हैं, हिमाचल के बॉर्डर तक जाते हैं। वहां से जो है वो बहुत इलाकों में जाते हैं। इवन 1947 से पहले पता नहीं गिलगित बल्तिस्तान तक जाते थे, जब ये बॉर्डर नहीं थे। बॉर्डर क्योंकि मिलिटराइजेशन की वजह से भी उन पे बहुत असर हुआ है। मिडोज में बहुत ज्यादा आर्मी का बॉर्डर बन गया वगैरह, माइंस है, वो चीजें भी है उसमें है, ये है। और कल जहां तक चौपानों की बात है, जब वो छोड़ देते हैं, उनके पास जमीन है ही नहीं, तो वहां क्या करेंगे वो, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड तो है ही नहीं उनके पास, बहुत कम है, सब्जियां वब्जियां। और कभी कभी फैमिली में थोड़े से कुछ लोग हो सकता है रहते हैं वहां पे, बुजुर्ग लोग या कुछ, कभी कभी वो थोड़ा सा उसके साथ कर लेते हैं थोड़ा सा। और अभी कुछ सालों से अब वो अपने बच्चों को एजुकेशन पे देते हैं, कुछ लोग वैसे भी रहते हैं वहां पे, बट एजुकेशन से भी सफर हो जाते हैं, हेल्थ से भी सफर हो जाते हैं। कल्चरल डिफरेंस यही है कि बकरवाल लोग गोजरी बोलते हैं, ये कश्मीरी बोलते हैं। कल्चरल डिफरेंस ये है कि उनके पास, बकरवालों के पास, जहाँ वो ऑरिजिन उसका होता है, उनके पास ज्यादा भेड़ बकरियां अपनी होती, इनकी उतनी नहीं होती, बहुत कम होती है अपनी। वो उनको देते हैं, जमींदार किसान लोग देते हैं, फिर 300-350 रुपए एक भेड़ के लिए फॉर 6 मंथ 7 मंथ्स, 400-450 मैक्सिमम फॉर 7 मंथ 6 मंथ्स पर भेड़ उस सीजन के लिए वो देते हैं उनको मुआवजा उसका। तो ये चीज है इसमें। थोड़ा सा जो आपने लैंड होल्डिंग की बात कही थी, तो जो हमने जो इंडिविजुअल क्लेम्स जो हमने भरवाई, तो उससे हमें एक डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, पता चला कि 1.5 से 2 कनाल या ज्यादा से ज्यादा 2.5 कनाल की क्लेम्स हैं। 2.5 कनाल होता है 1/4 ऑफ एन एकड़, 8 कनाल का 1 एकड़ हो जाता है। तो अब अंदाजा आधा एकड़ जो हो गया वो 4 कनाल हो गया, और 4 कनाल का आधा हो गया 2 कनाल। तो आप समझ सकते हैं कि लैंड होल्डिंग कितनी है। तो उसमें से मैक्सिमम पोर्शन जो होता है ना, वो मकान के नीचे आ जाता है, लगभग आधा कनाल जो बर्फ के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, जो इनकी लैंड होल्डिंग। तो ये लैंड होल्डिंग में बहुत कम है, इनके पास बिल्कुल कम लैंड है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा इनको यही अपने मवेशी जो होते हैं ना, जो जिनको ये पालते रहते हैं, वो होते हैं 3, 4, 5, 6, उससे ज्यादा नहीं पाल पाते हैं। ये भी एक रीजन हो जाता है कि इनके अपने मवेशी नहीं होते हैं। अगर कभी कभी कोई सपोज कोई एफलुएंट भी हो जाए, थोड़ा सा पैसा भी आ जाए उसके पास, तो he or she cannot hold more than 4, 5, 6 animals at a time because they don't have space. Thank you. थैंक यू रऊफ साहब। डॉक्टर मुजफ्फर रजा और डॉक्टर रऊफ मलिक जी, आज आप हमारे साथ आए और इस महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत की, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे आप बहुत समय से काम करते रह रहे हैं। हमारी, आपकी, हम सब की आपको शुभकामनाएं हैं, ये काम जारी रहे, और हम सब जहाँ भी जरूरत पड़ेगी एटलीस्ट हम इस मुद्दे के साथ जरूर आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पूरे प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।